नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरोटेरिया का वॉल्यूम 2 दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। टोटल हम 75 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि 6.5 पीएच मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। क्या प्रभाव पड़ेगा याद रखिएगा। तो विलयन दोस्तों अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा कि 6.5 पीएच मान वाले 1 बिलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा दोस्तों और पीएच मान घट जाएगा दोस्तों। अगर हम पीएच की बात करते हैं दोस्तों, पीएच की बात करते हैं तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का खोज दोस्तों सोरेनसन ने किया था दोस्तों। ठीक है, किसी अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए 0 से लेकर 14 तक होता है दोस्तों। कितना तक होता है, 0 से लेकर 14 तक आता है दोस्तों। बीच में क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, याद रखिएगा बीच में आता है दोस्तों 7। 7 से दोस्तों कम होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो दोस्तों अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है दोस्तों क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अगर दोस्तों जिसका पीएच मान 7 हो जाएगा वो दोस्तों उदासीन होता है। याद रखिएगा। जैसे दोस्तों मूत्र का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, 6 होता है, वो दोस्तों क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से कम है। ठीक है, जैसे रक्त का पीएच मान दोस्तों क्या होता है, 7.4। ठीक है, वो 7 से अधिक है दोस्तों, 7 से 0.4 अधिक है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा, क्षारीय। पानी का पीएच मान दोस्तों क्या होता है, 7 होता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा दोस्तों वो उदासीन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने क्या कर रहा है। अगला सवाल है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है दोस्तों। ठीक है, रंग में परिवर्तन दोस्तों ये हो सकती है, किसी गैस का बनना दोस्तों ये भी हो सकती है, उष्मा प्रकाश का उत्सर्जन दोस्तों ये भी हो सकता है, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन में ये सब घटनाएं हो सकती है, जैसे कि रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, उष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन दोस्तों ये सभी हो सकती है। ठीक है, यानी 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, नायलॉन का दोस्तों क्या हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा। पीवीसी दोस्तों थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा, और बैकेलाइट का दोस्तों क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि दोस्तों 1 का क्या हो जाएगा, 3 दोस्तों, 1 का 3, 2 का दोस्तों 1, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 4 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों। याद रखिएगा विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो वाट होता है। क्या होता है, वाट। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। याद रखिएगा। कार और दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 5 नंबर कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों। याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों 1968 को। इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों हरगोविंद खुराना को, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल है कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है, जीवाश्म जो ईंधन प्राप्त होता है दोस्तों, 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, जीवित जीवों के मृत अवशेष से प्राप्त होता है। जीवित जीवों के मृत अवशेष से दोस्तों जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा 7 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि एम्फीबिया बताता है दोस्तों, क्या बताता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 7 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है खास करके। ठीक है, यानी एम्फीबिया जो है दोस्तों ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है एम्फीबिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने। 8 नंबर सवाल है कि मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन है दोस्तों, क्या साधन है, याद रखिएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मृतोपजीवी है। याद रखिएगा मृतोपजीवी जो है ये मशरूम में पाए जाने वाला पोषण है का साधन है। ठीक है, अगला है 9 नंबर कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ठीक है दोस्तों, 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीतकाल में। ठीक है, याद रखिएगा कि शीतकाल में दोस्तों पेंडुलम घड़ी जो है ये तीव्र गति से चल सकती है, यानी 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 10 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 10 नंबर सवाल है कि उष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है दोस्तों किसका। तो 10 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, M.N. साहा की। ठीक है, उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है दोस्तों, M.N. साहा की देन है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों सीवी रमन दोस्तों रमन प्रभाव को खोज किए थे। रमन प्रभाव को खोज कब किए थे दोस्तों, याद रखिएगा 28 फरवरी 1930 को। तो इनको 28 फरवरी दोस्तों क्या दिया गया था,
नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, यानी कि 28 फरवरी को दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी दोस्तों, 28 फरवरी को ही दोस्तों सीवी रमन ने रमन प्रभाव का खोज किए थे, इसीलिए 28 फरवरी 1930 को इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, खास करके सीवी रमन को दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की सान्यता क्या होता है दोस्तों? दोस्तों क्या होती है? घटती है। ठीक है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो सान्यता है दोस्तों क्या होती है? घटती है। अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है दोस्तों। तो 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका खोज दोस्तों कब किया गया था? 1665 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ठीक है, जीवित कोशिका खोज किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दोस्तों। और मृत कोशिका खोज किसने किया था दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 13 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ, ठीक है, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा दोस्तों? तो 13 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम हेनरी ब्रैग। ठीक है, याद रखिएगा विलियम हेनरी ब्रैग जो है अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर सवाल है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है दोस्तों? ठीक है, तो 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रमागी एवं अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है। एक सितार में अप्रमागी एवं अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है दोस्तों, ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है खास करके। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्वनि के कंपन के आयाम को करना चाहिए, यानी किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए दोस्तों हमें ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए 16 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों 16 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, अवरक्त तरंग। ठीक है, यानी किस प्रकार की तरंगों को? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है दोस्तों। अगला 17 नंबर कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है दोस्तों? ठीक है, तो 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, एक्स किरणों की क्या होती है? ऊर्जा अधिकतम होती है। एक्स किरण का खोज किसने किया था दोस्तों? रॉन्टजेन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खास करके। ठीक है, विद्युत चुंबकीय किरणों में से एक्स किरणें की जो ऊर्जा है वो अधिकतम होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल। 18 है कि ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं? ठीक है, तो 18 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होता है। कितना होता है? 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होता है खास करके। अगला सवाल देखिए 19 नंबर सवाल है कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह क्या इंगित करता है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा का रासायनिक प्रभाव इंगित करता है। क्या करता है? धारा का रासायनिक प्रभाव। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 20 नंबर सवाल देखिए। 20 है कि श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विलयन होता है दोस्तों? ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, एल्वियोली। ठीक है, श्वसन प्रणाली के किस भाग में? तो एल्वियोली में गैसीय विनिमय होता है। अगला दोस्तों 21 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? कौन सा अंग दोस्तों? तो 21 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासिका। जो नासिका एक अंग है दोस्तों, ये एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने? 22 नंबर सवाल है कि मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, इनकी पत्तियां सदैव चौड़ी एवं चपटी होती है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं दोस्तों, ये सही है। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे, आप पूछ रहा है कि उपरोक्त विशेषताओं में कौन सा संयोजन रेगिस्तानी पौधों की विशेषता है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 हो जाएगा दोस्तों, जो सही है। ठीक है, क्या है? 3 4 दोस्तों क्या है? सही है। अगला सवाल देखिए। ठीक है, 23 नंबर सवाल 23 है
कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 23 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, कांसा में। कांसा में क्या होता है, वो तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए 24 नंबर की आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 24 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को दिया गया। आधुनिक अनुवांशिकी जनक की उपाधि किसे दी गई है, ग्रेगर जॉन मेंडल को दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल है कि पुष्प के केंद्र के भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 26 नंबर के माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है दोस्तों, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीतल महाजन बनी है। कौन बनी है, शीतल महाजन, ठीक है। अगला सवाल देखिए 27 नंबर। 27 नंबर सवाल है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, दोस्तों 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। कितने व्यक्तियों को, 5 व्यक्ति दोस्तों। कौन कौन हो जाएंगे, तो पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चौधरी चरण सिंह दोस्तों, कितने व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी दोस्तों, चौधरी चरण सिंह दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों, ठीक है। टोटल दोस्तों 5 व्यक्तियों, खासकर 2 व्यक्ति और कौन नाम है दोस्तों, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिनको दोस्तों 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। एक वो चौधरी चरण से भी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चौधरी चरण से दोस्तों एक और बच रहा है दोस्तों, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला दोस्तों 28 नंबर कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 28 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, खास करके ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि स्वामी रामभद्राचार्य को और गुलजार, यानी दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला है 29 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 29 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने, 29 नंबर सवाल है कि 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिस्टीना पिस्कोवा दोस्तों। क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है वो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता बनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 30 नंबर सवाल। 30 है कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों, कहाँ किया गया है। तो 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 30 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाखापट्टनम में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेतन भगत है। कौन है, चेतन भगत दोस्तों कौन है, 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर सवाल, ठीक है। 32 नंबर सवाल देखिएगा। 32 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया दोस्तों, किसने किया है। 32 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीतीश कुमार ने किया। किसने किया है, नीतीश कुमार दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों 33 नंबर सवाल, ठीक है। 33 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो कोसियावा को दोस्तों दिया, किसको दिया गया, कोसियावा, यानी बिहार की किस पंचायत को, तो कोसियावा पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 34 नंबर सवाल। 34 है कि 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या रही है दोस्तों, ठीक है। तो 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बिहार। कौन रहा है दोस्तों, बिहार, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 35 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लियोनेल मेसी दोस्तों, ठीक है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने, तो लियोनेल मेसी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी पुरस्कार जीता है। अगला है 36 नंबर कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों 36 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, MS धोनी, ठीक है। किसे नियुक्त किया है, MS धोनी। स्टेट बैंक ऑफ यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ये 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 36 नंबर सवाल देखिए। 36 है
कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा रहा है। ठीक है, तो 37 का दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे समझिएगा, सविनय अवज्ञा दोस्तों ये क्या है दोस्तों, जुड़ा रहा है। नमक कानून के प्रावधानों की अवहेलना करना दोस्तों ये भी जुड़ा रहा है। पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी हासिल करना दोस्तों ये भी जुड़ा रहा है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये जुड़ा नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, दांडी मार्च दोस्तों 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ये दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को चला था, यानी टोटल 24 दिन तक दोस्तों ये यात्रा चला था दोस्तों। ठीक है, कितने लोगों के साथ शुरू किया गया था, तो 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया गया दोस्तों। इसमें मेन रूप से नमक कानून का विरोध किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला 138 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 38 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्त खान को दिया है। ठीक है, यानी 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे, तो बख्त खान को, ठीक है, साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। अगला सवाल देखिएगा, 39 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई है दोस्तों। ठीक है, तो 39 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रहनुमाई माज दयान सभा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं कौन सी सभा, तो रहनुमाई माज दयान सभा जो है ये दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, ये 1906 में हुआ था, याद रखिएगा। 1906 में दोस्तों आगा खां और समीमुल्लाह खां के द्वारा दोस्तों मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 40 नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था। ठीक है, तो 40 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1927 में किया गया था। किस वर्ष, तो 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था। अगला 41 नंबर कि भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एच डी देवगौड़ा। ठीक है, भारत की विदेश नीति का जो गुलजार सिद्धांत है ये किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था दोस्तों, एच डी देवगौड़ा के काल में प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 42 नंबर सवाल 42 है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, विनय पिटक में मिलता है। किसमें मिलता है, विनय पिटक में। टोटल कितने, अभिधम पिटक, विनय पिटक दोस्तों, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, याद रखिएगा। 3 पिटक थे दोस्तों, जिसमें बौद्ध भिक्षु के लिए जो बनाए गए नियम है वो विनय पिटक में मिलता है। अगला 43 नंबर की गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों, तो 43 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था दोस्तों ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। हुर्नों का आक्रमण दोस्तों सबसे पहले किस पे हुआ दोस्तों, यानी कि स्कंद गुप्त ने। ठीक है, स्कंद गुप्त के शासनकाल में दोस्तों सबसे पहले हुर्नों का आक्रमण किया गया था दोस्तों। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 44 नंबर 44 है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया दोस्तों। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संकीसा स्तंभ। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर, तो संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर सवाल। देखिए 45 नंबर सवाल है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था दोस्तों, याद रखिएगा। तो 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। कौन था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, मेन रूप से 8 अगस्त 1943, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को दोस्तों ये तैयार हो गया था मेन रूप से। ठीक है, यानी 9 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन मेन रूप से शुरू किया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 46 नंबर सवाल देखिए। 46 है कि पांडुलिपियों का क्या महत्व है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं 46 के बारे में बात करें दोस्तों, पांडुलिपियों का क्या महत्व है। प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों की चर्चा दोस्तों सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति दोस्तों ये भी सही है। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा दोस्तों ये भी सही है। स्तंभ लेखों के अध्ययन में दोस्तों ये गलत है, यानी कि 1, 2, 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए, 47 नंबर सवाल देखिए। 47 है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे दोस्तों। ठीक है, कौन थे, तो 47 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोदी थे। ठीक है, लोदी जो थे ये अफगान मूल के थे खास करके।
लोधी दोस्तों, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी दोस्तों, याद रखिएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? इब्राहिम लोधी, जो 1526 में दोस्तों बाबर के द्वारा हरा दिया गया था, खास करके पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 48 नंबर सवाल देखिए। 48 है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 48 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबन का मकबरा, ठीक है। प्रथम मकबरा कौन था दोस्तों? बलबन का जो मकबरा था, जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। 48 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए 49 नंबर। 49 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया दोस्तों, ठीक है। तो 49 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीर खुसरो। दोस्तों हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है दोस्तों अमीर खुसरो को, ये आपको ध्यान रखना है। तो अमीर खुसरो जो था दोस्तों, ये फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 50 नंबर। 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए 50 नंबर सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, समझिएगा 50 नंबर सवाल कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुक्रम द्वारा व्यवस्थित कीजिए दोस्तों, ठीक है। इसको दोस्तों व्यवस्था करना है खास करके। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा 50 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों आपके सामने। सवाल कह रहा है 50 नंबर कि मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण कब किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये 1325 से दोस्तों, ठीक है, 1325 से 1351 में किया गया था, खास करके याद रखिएगा। अफगानपुर षड्यंत्र कब हुआ था दोस्तों? यह 1325 में हुआ था। कब हुआ था? 1325 दोस्तों, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या दोस्तों कब किया गया था? याद रखिएगा, ये 1296 में किया गया था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 में हुआ था, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों 4321 हो जाएगा दोस्तों, 4321, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, 51 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 51 नंबर सवाल कह रहा है कि पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख का चुनाव कौन करता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 51 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 52 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 52 नंबर सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना मेन रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने जाने का मेन उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का दोस्तों उल्लेख किया गया दोस्तों भाग 4 में किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, 53 नंबर सवाल देखिए। 53 है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों, ठीक है, क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन दोस्तों, ये क्या है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 54 नंबर। 54 है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा दोस्तों, ठीक है। तो 54 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ए हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन दोस्तों, ठीक है। 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 55 नंबर। 55 है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 55 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुच्छेद 359, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 जो दोस्तों ये क्या हो जाते हैं? स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 56 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों क्या होते हैं, ठीक है, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं? तो 56 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 75 के द्वारा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 75 के द्वारा राष्ट्रपति दोस्तों प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 75 के द्वारा, ठीक है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला सवाल देखिए 57 नंबर है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 57 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 58 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 58 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय, ठीक है। सवाल पूछ रहा है 58 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल है कि किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है ये भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय की जो सीमा है दोस्तों ये भूटान के साथ नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जो सीमा है वो भूटान के साथ मिलती है, मेघालय के भूटान के साथ नहीं लगता है। भूटान की राजधानी दोस्तों क्या होता है? थिम्पू होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला देखिए दोस्तों
अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। यहूदी दोस्तों क्या हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहूदी दोस्तों इजराइल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। 59 नंबर दोस्तों, ए का 4 हो जाएगा। बी का दोस्तों 3 हो जाएगा। टेडा दोस्तों लीबिया, ठीक है, ये जनजाति समूह है दोस्तों। और जनजाति समूह दोस्तों किस देश में पाया जाता है दोस्तों, यहूदी जो है ये इजराइल में पाया जाता है दोस्तों। टेडा दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, लीबिया एक देश है दोस्तों, वहाँ पाया जाता है। और बेजा दोस्तों, बेजा की अगर बात करते हैं सी का दोस्तों 1 हो जाएगा, मिस्र में पाया जाता है। मिस्र की राजधानी क्या होता है दोस्तों, काहिरा होता है। मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और लूर जनजाति दोस्तों मेन रूप से ईरान में पाया जाता है। ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान होता है, ठीक है दोस्तों। मैच कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 60 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 60 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने, देखिएगा। 60 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो 60 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी हो जाएगा, पक्षाव कपासी, ठीक है। यानी पक्षाव कपासी जो है ये है आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 61 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 61 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, महानदी की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, 851 किलोमीटर होता है, ठीक है। गोदावरी नदी की लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 1465 किलोमीटर। अगर बात करें दोस्तों कृष्णा नदी की जो लंबाई है दोस्तों ये 1400 किलोमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा की लंबाई दोस्तों 1310 किलोमीटर होता है, 1321 होता है। कितना होता है, 1321 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किसका होता है दोस्तों, याद रखिएगा गोदावरी का होता है, यानी कि 3 सबसे पहले होगा दोस्तों। 3 सबसे पहले होगा दोस्तों, आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों 61 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने दोस्तों 3 सबसे आगे दोस्तों 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 दोस्तों, यानी कृष्णा नदी। उसके बाद दोस्तों 4 हो जाएगा नर्मदा नदी, दोस्तों उससे 1 हो जाएगा दोस्तों महानदी, ठीक है। याद रखिएगा मेन रूप से आपको सबको लंबाई याद रखना है दोस्तों, कितना लंबाई होता है, ठीक है। गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा दोस्तों कहा जाता है गोदावरी नदी को। दोस्तों याद रखिएगा महानदी पर कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध दोस्तों, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है। याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 62 नंबर। 62 है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 समुद्री मील, लगभग दोस्तों 21.9 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा यानी भारत की जो क्षेत्रीय सीमा है वो 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तट के समुद्री मील तक समुद्र की ओर दोस्तों फैली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों 63 नंबर। 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। 63 को दोस्तों अगर बात करते हैं तो 63 को दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, पीर पंजाल दोस्तों लघु हिमालय दोस्तों ये क्या है, सुमेलित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कंचनजंगा दोस्तों लघु हिमालय दोस्तों ये नहीं है, ठीक है। कंचनजंगा दोस्तों कहाँ स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा। काराकोरम दोस्तों ट्रांस हिमालय दोस्तों ये सही है। करेवा दोस्तों कश्मीर हिमालय ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी क्या है, सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अगला दोस्तों 64 नंबर। 64 है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो 64 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय उद्योग विकास बैंक दोस्तों ये क्या है, शामिल नहीं है। बाकी बात करते हैं कि सहकारी बैंक दोस्तों शामिल है, वाणिज्य पद दोस्तों ये भी शामिल है, ट्रेजरी बिल दोस्तों ये भी शामिल है। यानी भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास शामिल नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 65 नंबर। 65 है कि भारत में नाबार्ड बैंक पूर्ण वित्त उपलब्ध नहीं कराता। क्या नहीं कराता है, तो 65 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्यात आयात बैंक को, ठीक है। यानी भारत में नाबार्ड बैंक जो है पूर्ण वित्त उपलब्ध नहीं कराता है निर्यात आयात बैंक को, ठीक है। याद रखिएगा। नाबार्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। 12 जुलाई 1982 याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 1982 को नाबार्ड बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 66 नंबर है कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की दोस्तों, ठीक है। तो 66 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, यूनियन बजट 1992 1993, ठीक है। 66 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए 67 नंबर। 67 है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा 67 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। रामसर जो दोस्तों सम्मेलन है किससे संबंधित है, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 66 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। सॉरी दोस्तों 68 नंबर सवाल है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है दोस्तों, ठीक है। तो 68 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन। कार्बन क्या है, यानी सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 69 नंबर।
69 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। 69 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। एस्पिरियन निषेचक दोस्तों ये क्या है, सही नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों गलत है। क्लोरोमाइसोटिन दोस्तों टाइफायोडनासी ये सही है दोस्तों। क्रिस्टल वायलेट दोस्तों पूर्ण प्रतिरोधी ये भी सही है। क्विनिन मलेरिया रोधी दोस्तों ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या है, गलत है। अगला सवाल देखिए दोस्तों 70 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 70 नंबर सवाल है कि बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे की परागमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 71 नंबर सवाल देखिए कि जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है, ठीक है, किसके लिए दोस्तों, 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण की अपमापन के लिए दोस्तों, ठीक है, अमापन के लिए खास करके, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए 72 नंबर देखिएगा कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों हनोई जो वियतनाम की राजधानी है दोस्तों, ठीक है। जगरेब की राजधानी क्या है दोस्तों, निकोसिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 73 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्त करता था दोस्तों, तो 73 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सोमनाथ शर्मा दोस्तों, कौन था, सोमनाथ शर्मा। अगला सवाल देखिए 74 नंबर कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है, ठीक है, तो 74 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, ये क्या है, तो वर्तमान शासी निकाय है दोस्तों, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का। लास्ट सवाल दोस्तों आज का 75 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है दोस्तों, ठीक है, तो 75 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। शिखर धवन जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया, बल्कि MS धोनी दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली दोस्तों, इनको क्या दिया गया है, खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।